बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदील अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मौजू एक इंतहाई अहम नौइयत का है। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन अमेरिका का इक़्तिदार प्रैक्टिकल तौर पर संभाल लेंगे। उनके इक़्तिदार संभालने के बाद जो पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने मुरतब की थीं, उन पॉलिसीज़ में कितना बदलाव आएगा और वो पॉलिसी या तो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे उन्होंने बनाई हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज आपसे। 3 ममालिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान, फ़लस्तीन और इसराइल। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उसके साथ और अफ़गानिस्तान वार की वजह से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, इसलिए हम अमेरिका के लिए एक अहमियत हमेशा से रखते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के क्लैश की वजह से फ़लस्तीन भी एक अहमियत रखता है, और उसके बाद ईरान जो कि एटॉमिक पावर बनने के प्रोसेस में है और उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मामलात जैसे कि माजी में आप जानते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं सबसे पहले फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन के साथ अमेरिका की जो पॉलिसीज़ थी, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के दिनों में उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए, उन्होंने अपना सफारत खाना तेल अवीव में शिफ्ट किया। उसके बाद अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ऐसा लग रहा है कि फ़लस्तीन के हालात बेहतर होने जा रहे हैं। नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, बाराक ओबामा तो उन्हें पर्सनली तौर पर पसंद नहीं करते थे और अभी उनके खिलाफ कुछ तहरीकें भी हो रही हैं, उन पे करप्शन के ब्लेम्स हैं और हो सकता है कि जो वो दोबारा वोट लेने चाहें तो वो इलेक्ट ना हो। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका अगर कोई नया प्रेसिडेंट भी आया तो वो नॉर्मली अपनी मुल्क की सालमियत के लिए पॉलिसी वही रखेगा जो कि चलती आ रही है। लेकिन अमेरिका में जो प्रोग्रेसिव एजेंडा के लोग थे, जैसे कि बर्नी सैंडर्स, अलेक्जेंडर ओकेसियो, उन लोगों को छोड़ के जो फेडरल एजेंसीज के लोग थे, जो बाइडन उन्हें लेके आगे आ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक खतरे की घंटी इस वजह से बनती है कि जो उन्होंने इलेक्शन के दिनों में अपने वादे किए थे, अपने लोगों को जो उन्होंने बताया था कि मैं ये पॉलिसीज़ लेके आऊँगा, मैं इन पॉलिसीज़ को लेके चलूँगा, अमेरिका को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाऊँगा और दुनिया में इसके मामलात बेहतर करूँगा उनके रिलेशनशिप्स के लिहाज से। उन लोगों को छोड़ के जो बाइडन फेडरल एजेंसीज़ के लोगों को आगे ला रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो आने वाले दिनों में अपने मामलात किस तरह से लेके आगे चलते हैं। और इसराइल के साथ हमेशा से अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग, वो आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो बाइडन के चेंज होने के बाद जब वो नई प्रेसिडेंसी संभालेंगे उसके बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फ़लस्तीन के लिए कोई पॉलिसी उनकी चेंज हो। ट्रंप का बदलाव कुछ चीज़ें ज़रूर बदल सकती हैं, शायद वो यूएन की रेजोल्यूशंस में वो इसराइल पे प्रेशर डालें कि आप थोड़ा सा ये इंतकामाना कार्रवाइयाँ या वो जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ करते हैं, टेररिज्म इन फ़लस्तीन, तो मैं बोलूँगा तो उस चीज़ पे ज़रा सा कंट्रोल करने का बोलेगा। लेकिन उससे बेहतर कोई पॉलिसी चेंज होती या शिफ्ट होती नज़र नहीं आ रही फ़लस्तीन के अंदर। उसके बाद इसराइल से रिलेटेड फ़लस्तीन भी है और इसराइल से ही रिलेटेड ईरान भी है। ईरान के अंदर जो जो एग्रीमेंट ट्रंप गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें ये साबित हो गया था कि वो उससे बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है, जो पिछली गवर्नमेंट ओबामा की गवर्नमेंट ने किया था, उससे जो सैंक्शंस अभी लगी हुई हैं ईरान के ऊपर, उनसे सैंक्शन हटाने का सवाल इस वजह से पैदा नहीं होता क्योंकि इसराइल इसकी शदीद मुखालफत करेगा। बाइडन का कहना यही था अपने इलेक्शन की तकरीरों में कि वो ईरान के साथ पुराने वाली पॉलिसी पे वापस आएंगे और वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस शायद हो सकता है हटा दें, और उन्हें सिर्फ इस बात पे कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे न्यूक्लियर एसेट बनाने में जारी नहीं रखेगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वो जो बाइडन इसराइल के प्रेशर की वजह से और जो उनके अरब एलाइज हैं, वो भी कभी भी नहीं चाहते कि इसराइल और अमेरिका, उनके जो थिंक टैंक्स हैं और स्पेशली अरब कंट्रीज़, वो भी ये नहीं चाहते कि सैंक्शंस हटे ईरान से और वो पुराने वाली पॉलिसी वापस आए। इसराइल इस लिहाज से भी पूरा प्रेशर रखेगा, और अगर इसराइल इस चीज़ में कामयाब हो जाता है तो फिर ईरान के साथ मामलात वैसे ही चलेंगे जैसे ट्रंप के दौर में थे। लेकिन बाइडन की जो पॉलिसी नज़र आ रही थी, जो उनके इलेक्शन की कैंपेन्स में उनकी तकरीरें थी, उसमें तो ये बात लग रही थी कि कासिम सुलेमानी का जो इशू बहुत बड़ा हुआ और उसके बाद जो उनका एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया ईरान के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल की, उसके बाद इसराइल को ये लगता था कि अमेरिका और ईरान के मामलात कभी ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि वो उस हद तक चले गए हैं कि उनकी नेशन भी और उनके लोग भी ये नहीं चाहते कि इनके मामलात आपस में ठीक रहें। लेकिन बाइडन
ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کی، وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کے معاملات بہتر رہیں، تو شاید ایرانی بھی اپنی نیشن کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب نہیں رہے، جو ان کی پالیسیز تھی وہ نہیں رہیں، اور امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے، جو کہ خطے کے لیے بھی بہتر ہے اور سب لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے جو ایران کے اندر رہتے ہیں، تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ سب سے آخر میں اور سب سے امپورٹنٹ جو کنٹری آتا ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیل ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہوئی تھی کہ کیسے ٹروپس موو کریں گے افغانستان سے، ابھی طالبان کے اسپوکس مین کا بھی یہی جواب آیا کہ اسی ڈیل کے ساتھ ہم سٹک رہیں گے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، اور شاید بائیڈن جو ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنے جائیں، جیسے کہ انہوں نے الیکشن کی کمپین میں بولا تھا۔ ابھی پاکستان کی جو ایڈ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس لی تھی، اور وہ ایڈ بھی بحال ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے بولا تھا کہ دیر از نتھنگ بٹ لائز اینڈ ڈیسیٹ، جو انہوں نے پاکستان پہ بلیم لگایا تھا، اور پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے، ایون کہ یہ ایڈ اس وقت بھی بند نہیں ہوئی تھی جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا ایبٹ آباد میں، اور پاکستان اور امریکہ کی ریلیشنز اپنی ہسٹری کی سب سے کم سطح پر آ گئے، لیکن تب بھی یہ سٹیپس نہیں لیے گئے کہ پاکستان کی یہ ایڈ یا کچھ ملٹری ٹریننگز تھیں وہ بند کی جاتی، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی یہ ایڈ جو 2018 میں بند ہوئی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، اور جو پیس کا پروسیس ہے وہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جو بائیڈن اس کے ساتھ میں پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ پاکستان کے بغیر نہ پورے خطے میں، نہ ایران میں، نہ افغانستان میں کسی جگہ پہ بھی امن ایسے نہیں ہو سکتا جیسے کہ ان کی پچھلی گورنمنٹ چاہتی تھی یا ان کی نیشن اب چاہتی ہے، جو کہ وار نہیں چاہتی۔ بٹ امریکہ کو یہ چیز سب سے امپورٹنٹلی ان کے تھنک ٹینکس کو اور وہ لوگ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاملات چائنا کے ساتھ کیسے ہیں، کیونکہ چائنا اور پاکستان بھی الائز ہیں، اور چائنا بہت زیادہ پروگرس کرتا جا رہا ہے، وہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رشیا پہ بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں، رشیا جو کہ یورپ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی ان کی نظر میں ہے، اور انڈیا جو کہ الائے ہے امریکہ کا، ان کے معاملات اپنے باقی کنٹریز کے ساتھ کیسے رہتے ہیں وہ اسے بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چائنا اور انڈیا وہ آپس میں بہت زیادہ پیسفل طریقے سے رہیں، کیونکہ وہ انڈیا کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں، ایشیا میں اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں۔ سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات کس ڈگر پہ چلتے ہیں، لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ امریکہ میں جو پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ کے گئے تھے کچھ میں خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔